बुआजी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। यह आवाज किसी और की नहीं, अशोक बेदी की थी। उसने 80 लाख रुपए ऑफर किए थे। अशोक बेदी इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सीमा बुआजी और मिसेस यामिनी गिल अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सीमा बुआजी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी मैं जानती थी कि शनाया जैसी लड़की से शादी करने के लिए ये मर्द बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पहली और दूसरी बोली में पूरे 30 लाख के फर्क के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही मिसेस यामिनी गिल इस सबसे खास खुश नहीं थी, लेकिन 30 लाख के इस फर्क से उन्हें भी हैरानी हुई थी। इसके बाद किसी दूसरे यंग बिजनेसमैन ने बोली लगाते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को शिमला का डायमंड किंग कहकर बुलाते हो और मैं शनाया जैसी ब्यूटी विद ब्रेन वाली लड़की के लिए सिर्फ 80 लाख दे रहे हो। मैं 1 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूँ। इस पॉइंट पर सभी ये बात भूल गए थे कि इस जगह पर स्वयंवर होने वाला था। प्राइड होटल का ये हॉल कब किसी ऑक्शन पार्टी में बदल गया, किसी को पता भी नहीं चला। वैसे भी किसी को शनाया किस तरह की लड़की है ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई यहाँ अपनी हवस को सेटिस्फाई करने आया था, तो कोई और अपनी जान पहचान बनाने के लिए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था, और वो भी शनाया के थ्रू। और इस पॉइंट पर तो इस बात को और भी बिगाड़ा गया था। अब यहाँ लोग अपनी जायदाद का शो ऑफ करते हुए किसी बचकाने सी कंपटीशन में फंस गए थे। इसी बिना वजह के मुकाबले का न चाहते हुए भी हिस्सा बन चुके थे अशोक बेदी। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनकी नाक सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी आगे की बोली लगाते हुए कहा, इस नीलामी के आखिर तक तुम सबको पता चल ही जाएगा कि असली डायमंड किंग कौन है। मैं 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाता हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। एक लड़के के लिए शिमला को ये मिडिल एज बेशरम कैरेक्टरलेस डायमंड किंग 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। मगर जैसा कि जाहिर था, अब ये प्राइड होटल एक मुकाबले का मैदान बन गया था। अशोक बेदी की बात सुनकर उस यंग और जिद्दी बिजनेसमैन ने कहा, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। उस यंग बिजनेसमैन का इंटरेस्ट शनाया नहीं, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में था। शनाया को अपना करके वो किसी भी कीमत पर कार्तिक कोहली के साथ काम करना चाहता था। अपने इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उस यंग बिजनेसमैन को 1-2 करोड़ बहुत ही कम रकम लग रही थी। इस सब में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी की उम्मीदें अब धीरे धीरे करके 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शनाया अनजाने में बहुत जल्द उन दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। उस यंग बिजनेसमैन की इतनी बात को सुनने के बाद अशोक बेदी कुछ कहने ही वाला था कि किसी जवान लड़के की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने बोली लगाते हुए कहा, 2 करोड़ 50 लाख। इस कीमत को सुनने के बाद सभी पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखने लगे। वो लड़का अभी अभी वहां आया था। उसने अपने बालों को ब्लॉन्ड रंग से कलर किया हुआ था और उसने पहने हुए कपड़े भी कुछ ज्यादा ही फ्लैशी थे। उस लड़के के ऐसे पहनावे को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि वो एक बहुत ही कम उम्र का लेकिन रईस खानदान का बिगड़ा हुआ बेटा था। उनमें से कुछ लोगों को लगा कि जरूर ये कोई कॉलेज जाने वाला लड़का होगा जो यहाँ मस्ती करने के लिए आया था। सामने बैठी हुई मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी भी उस लड़के को देख रही थी। अशोक बेदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इस छोटे बच्चे को यह भी पता है कि 2 करोड़ 50 लाख में कितने जीरो लगते हैं? आया बड़ा। ऐसे तमाशा खड़े करने वाले को बाहर फिकवा देने में ही होशियारी का काम है। अशोक बेदी की इस बात से सीमा बुआजी एग्री करती थी। उन्होंने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन की तरफ देखने लगी, मगर इससे पहले कि वो अपने बेटे से कहवाकर कुछ कर पाती, उन्होंने यंग बिजनेसमैन की एक कही बात सुनी और उनका चेहरा जम गया। अशोक बेदी से मुकाबला कर रहे उस यंग बिजनेसमैन ने अशोक को बेवकूफ समझते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम अपने आप को शिमला के रईस लोगों में से एक नहीं मानते? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो लड़का शिमला के सबसे बड़े खानदानी लड़कों में से एक है? नेगी खानदान का इकलौता वारिस है, दक्ष नेगी। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने नेगी खानदान का नाम सुना, उन दोनों की आंखें चमकने लगी। शिमला के सबसे बड़े खानदानों से 2 ही नाम जाने माने थे, एक नेगी और दूसरे कोहली। और उन दोनों खानदानों में आपसी दुश्मनी थी। कोहली मतलब कार्तिक कोहली का खानदान जो खुद आहान के लिए काम करता था। ये जो लड़का अभी अभी 2.5 करोड़ की बोली लगा चुका था, जाहिर सी बात थी नेगी खानदान से ताल्लुक हुए बिना कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता था। सभी पीछे बैठे हुए उस लड़के की तरफ देख के सीमा बुआजी ने मन ही मन में कहा, अच्छा हुआ कि मैंने रतन से कहकर कोहली और नेगी दोनों खानदानों में इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे। ऐसे मैंने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन सच में ये बिग शॉट यहाँ पर आ ही गया। सच में शनाया कोई आम लड़की नहीं है। सीमा बुआजी तो बस नेगी खानदान के प्रॉपर्टी के बारे में सोचकर ही खुश हो रही थी। असल में दक्ष नेगी की रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी। पूरे शिमला शहर में दक्ष नेगी के बारे में तरह तरह की बातें होती रहती थी, और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि दक्ष नेगी कभी उन बातों को झुठलाता नहीं था, बल्कि हामी भर देता था। दक्ष नेगी के बारे में बताते हुए अशोक बेदी ने मुंह बनाकर कहा, क्या दक्ष नेगी? मैंने तो सुना है कि ये बहुत ही बदचलन लड़का है। यहाँ तक कि शिमला की यूनिवर्सिटी में पढ़ी रही आधी से ज्यादा लड़कियों को ये लड़का घुमा चुका है।
और एक रात के बाद उन लड़कियों को इस तरह इग्नोर करता है मानो दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया हो। शराब, जुआ और सिगरेट तक तो ठीक है। मैंने सुना है कि इस दक्ष नेगी को ड्रग्स का नशा करने की भी आदत थी और इसी जुर्म में वो कुछ महीनों के लिए जेल भी रहकर आया था। छी, क्या मिस शनाया ऐसे लड़के के साथ रहकर फिर से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती है? अशोक बेदी का इरादा साफ था। वो दक्ष नेगी की बुराई करते हुए और असलियत बताते हुए उसकी इमेज को तहस नहस कर देना चाहता था। अगर लड़का ही बिगड़ैल निकला तो कोई भला उसे अपनी बेटी क्यों देता? लेकिन यहाँ पर मामला ही उल्टा था। मिसेस यामिनी गिल को बस अपनी बेटी के लिए बड़ा और अमीर खानदान चाहिए था और सीमा बुआ जी को तो बस अपने फायदे से मतलब था। जितना बड़ा खानदान उतना ज्यादा पैसा। इसलिए अशोक बेदी की ये सारी बकबक वेस्ट हो गई थी। लेकिन उसकी कही बात पर यंग बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा, अगर दक्ष नेगी बिगड़ैल है तो तुम अपने आप कहाँ देखते हो? तुम तो अपनी रंगीन हरकतों के तजुर्बे से दक्ष नेगी से आगे निकल चुके हो। अपनी ये बात कहने के बाद उस यंग बिजनेसमैन ने कुछ सोचा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर उसने पीछे आराम से बैठते हुए दक्ष नेगी की तरफ देखा और जोर से बोला, अब जब दक्ष नेगी खुद मिस शनाया में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं इस मुकाबले से पीछे हटता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दक्ष नेगी और शनाया की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें। वो यंग बिजनेसमैन बहुत ही होशियार था। उसने ये बात सोच ली थी कि उसके पास 2 करोड़ से आगे जाने का बजट नहीं था और ना ही वो कोहली खानदान से बराबरी करने वाली नेगी खानदान से पंगा ले सकता था। इसीलिए बहुत ही होशियारी और इज्जत के साथ उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। जब अशोक बेदी ने देखा कि यंग बिजनेसमैन बड़ी ही चालाकी से बच निकला था तो वो इरिटेट होने लगे थे। सीमा बुआ जी को नेगी खानदान की इस सिचुएशन में बेस्ट लग रहा था। इसलिए वक्त गंवाए बिना उन्होंने कहा, क्या कोई 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा दे सकता है? 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़। मगर इससे पहले ही सीमा बुआ जी ने अपनी बात को पूरा किया। किसी ने कहा 5 करोड़। इस पॉइंट पर सभी चौंक गए। वैसे तो अलग बात थी, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो नेगी परिवार के वारिस से पंगा ले रहा था? ये आवाज बहुत ही जेंटल और एनर्जेटिक भी थी। जी हाँ, ये आवाज और किसी की नहीं, रोहन की थी। वही रोहन चौहान से बदला लेने के लिए शनाया को हासिल करना चाहता था। पहले तो सब रोहन को इस तरह देख रहे थे मानो कोई बेवकूफी कर रहा था, लेकिन रोहन की पहचान भी आम नहीं थी। वो रोहन कोहली था, कार्तिक कोहली के बड़े भाई का बेटा। नेगी खानदान के दुश्मन कोहली खानदान का बेटा था। अब ये स्वयंवर सच में किसी तूफान की तरह हो गया था। हर दूसरे पल में एक नया ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो भी सपने में। जब दक्ष नेगी ने रोहन को वहां देखा तो वो मुस्कुराने लगा। लोग तो हैरान रह गए थे। क्या रोहन कोहली एक रिजर्व नेचर का लड़का नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो किसी लड़की के साथ घूम रहा हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सच में रोहन कोहली को यहाँ देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ, क्योंकि रोहन हमेशा से ही रूपल को पसंद करता था। उसने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन ये सब लोग कहाँ जानते थे कि एक निकम्मे घर जमाई ने रोहन से उसका प्यार छीन लिया था और उस सब की वजह से रोहन यहाँ 5 करोड़ की बोली लगा रहा था। दक्ष नेगी बहुत ही काम लग रहा था। उसने कहा, रोहन, तुम यहाँ मेरे साथ कंपटीशन करने आए हो। वेल, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 5 करोड़ कहा है तो ठीक है, मैं 7 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 7 करोड़ सुनकर रोहन ने बीच में सोच के कहा, 8 करोड़। कहाँ ये बोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कहाँ ये 2 सबसे रईस जवान लड़के उस ऑक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जा रहे थे। वैसे तो रोहन ने 10 करोड़ रुपए तक आना मार्जिन डिसाइड कर लिया था, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये बात अब सिर्फ वाहन से नहीं, उसकी खानदानी दुश्मनी से भी जुड़ी हुई थी। 8 करोड़ से आगे बढ़कर अब ये बोली 25 करोड़ तक पहुंच गई थी। दक्ष तो धीरे धीरे बोली आगे बढ़ा रहा था, मगर रोहन वो हर बोली के साथ पहले से ज्यादा इंपल्सिव हो रहा था। 35 करोड़, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एकदम से 10 करोड़ रुपयों के फर्क से बोली बढ़ा दी। अब रोहन से रहा नहीं गया और उसने बिना सोचे समझे कहा, 50 करोड़ रुपए। अब इस पॉइंट पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी के तो होश ही उड़ गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, चल ब्रो, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, शनाया, हाँ शनाया, वो पसंद है ना, यू कैन हैव हर, कांग्रेचुलेशंस। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। रोहन कोहली की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। इंपल्सिव होकर उसने बिना वजह 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और सेकंड हैंड सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब जबकि उसने सबके सामने बड़े ही घमंड के साथ बोली लगा ली थी, वो तो पीछे भी नहीं हट सकता था। रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा बुआ जी की तरफ फेंक दिया। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जाकर दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा कि आपने कहा था, रोहन ने मिस शनाया को खरीद लिया है।
दक्ष नेगी इस वक्त किसके साथ बात कर रहा था? क्या आहान का इस सबसे कोई लेना देना था, या किसी और को शनाया में दिलचस्पी आने लगी थी? आगे रोहन शनाया के साथ क्या करने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए करोड़ रुपए। रोहन की कही इस बात के बाद सभी दंग रह गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने मन ही मन में कहा, फंस गया बकरा। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बस उसे उकसाने की कोशिश की थी। अरे इस कमीने ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इस बारे में सोचने के बाद दक्ष नेगी अपनी जगह में खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ शनाया पसंद है तो यू कैन हैव हर। कांग्रेचुलेशंस। दक्ष के इस कमेंट ने वहां पर मौजूद हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। दक्ष नेगी ने रोहन कोहली का बस मजाक किया था। उसने फिर रोहन कोहली के कंधे पर हाथ रखा। ये मैंने कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? उस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास आहान के लिए मैंने 50 करोड़ ऐसे ही बर्बाद कर दिए। शिट, उस दक्ष ने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। रोहन के दिमाग में चल रही बातें और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर दक्ष नेगी को बड़ा ही सुकून मिला। उसने फिर आगे की तरफ बैठी हुई मिसेस यामिनी गिल से कहा, यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे स्वयंवर में आकर बहुत मजा आया। आगे भी ऐसा कोई प्रोग्राम बने तो मुझे जरूर इनवाइट कीजिएगा। बाय। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। सेकंड हैंड लड़की सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अपनी चापलूसी वाली अंदाज में सीमा बुआजी रोहन से बोली, दामाद जी, मुझे और भाभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट की वजह से आप हमारी शनाया को तो जानते ही होंगे। अच्छी बात है। सीमा बुआजी की बकबक सुनकर रोहन की त्योरियां चढ़ गई। एक तो अभी उसके साथ एक अजीब सी साजिश हुई थी और अब ये चिपकू औरत उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो सीमा बुआजी को चुप कराना ही चाहता था कि मिसेस यामिनी गिल बीच में बोल पड़ी, दामाद जी, वैसे शादी कब करनी है, कैसे करनी है, कि मैं आपके मॉम डैड के साथ मिलकर डिस्कस कर लूंगी। लेकिन जैसा कि तय हुआ था, आप शनाया को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। आपका पता तो हम जानते ही हैं। तो फिर कल रात को मैं शनाया को आपके घर भेज दूंगी। अब ये सुनने के बाद तो रोहन कोहली का सर ही दर्द करने लगा था। क्या ये दोनों औरतें पागल हो गई हैं? शादी? दामाद जी, उस शादीशुदा लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ, और ये है कि मेरे बारे में जाने बिना ही सिर्फ 50 करोड़ रुपए के लिए मुझे अपना दामाद कहकर पुकार रही हैं। ये कैसी नई मुसीबत है यार, भाड़ में जाइए सबके सब। रोहन का सब्र अब जवाब देता जा रहा था। फिर रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा जी की ओर फेंक दिया और पैर पटकते हुए होटल से बाहर जाने लगा। खुद एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उन दोनों में से किसी ने ये प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड नहीं देखा था। 50 करोड़ की कीमत के बारे में सोच सोच कर ही उन दोनों के दिल में लड्डू फूट रहे थे। जब वो दोनों उस लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देख ही रहे थे, शनाया को अपना बनाने की उम्मीद से यहाँ आए बाकी सब मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। जब फाइनली उस होटल में सीमा बुआजी, रतन और मिसेस यामिनी गिल ही बचे हुए थे, वो तीनों ही राहत भरी सांस लेने लगे। 2 माँ बेटे तो इतनी एक्साइटेड थे कि मिसेस यामिनी गिल ने पकड़े हुए लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मिसेस यामिनी गिल को तो अभी ये सब सच नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। अपनी यामिनी भाभी की कही हुई ये बात सुनकर सीमा बुआजी ने खिलखिलाकर कहा, भाभी, सब कुछ सही से पूरा क्यों ना होता? पूरा तो होना ही था, सारा मेरा प्लान जो था। और हाँ यामिनी भाभी, एक बात याद रखिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। 50 करोड़ रुपए तो बस पहला कदम है, अब आगे देखिए होता है क्या। सीमा बुआजी के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आखिरकार ये सब उनकी वजह से ही तो हो रहा था। एक पल के लिए मिसेस यामिनी गिल को भी लगा कि सीमा बुआजी के साथ हाथ मिलाने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल चुकी थी। वो अपनी ननद की तरफ देखने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि एकदम से सीमा बुआजी के चेहरे का रंग काला फीका पड़ गया था। तो मिसेस यामिनी गिल ने उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? सीमा बुआजी ने साफ साफ अपने दिल की बात कहना शुरू किया। वो बोली, भाभी, अगर शनाया की जिंदगी में वो निकम्मा आहान कभी नहीं होता तो शनाया की शादी पहले ही बहुत अमीर फैमिली में हो जाती। नहीं आपको और ना ही शेखर भैया को पापा से नाराजगी झेलनी पड़ती, और ना ही आप इतने छोटे घर में रहते जहां पर आप रह रहे हो। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और ग्रैंड होता। अपनी ननद की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को भी थोड़ा बुरा लगा, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सीमा दीदी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कोहली खानदान शिमला का सबसे अमीर खानदान है। मैंने तो सुना है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के बाद कार्तिक कोहली का दिल्ली के रायजादा खानदान के साथ उठना बैठना भी है। कुछ ही दिन में कोहली परिवार को हिंदुस्तान में जाना जाएगा, और मुझे तो ये बात भी राहत दे रही है कि शनाया अब बहुत बड़े परिवार की बहू बनने जा रही है। मिसेस यामिनी गिल की आंखों में झांक कर यह बताना मुश्किल नहीं था कि आगे का सोचकर वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। सीमा बुआजी के सारे सुहाने सपने बहुत खुशी दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखा और कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, जल्दी हम सब एक चैन की जिंदगी जीने वाले हैं।
सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। उन तीनों को तो इस पॉइंट पर बहुत ही राहत मिल रही थी, लेकिन वो तीनों लालची रिश्तेदार इस बात से अनजान थे कि उनकी किस्मत में आगे क्या क्या लिखा था। उनके इस लालच का क्या अंजाम होने वाला था, अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था, रोहन ने मिस शनाया को खरीद लिया है। स्वयंवर कम नीलामी में जो कुछ भी हुआ था उसका रिपोर्ट देते हुए दक्ष नेगी बहुत ही सिंसियर लग रहा था। अब तक जो अकड़ और एटीट्यूड दक्ष नेगी के अंदर झलक रहा था, एक ही पल में वो पोलाइट रवैये में बदल गया। फोन की दूसरी तरफ से एक रौबीले आवाज में सवाल करते हुए कहा, आखिर में रोहन कोहली को कितने पैसे देने पड़े? जी हाँ, ये आवाज और किसी की नहीं, आहान की थी। जब उसे शिमला डेली ने ऑनलाइन पब्लिश किए हुए आर्टिकल के बारे में पता चला, आहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर मास्टर विक्रम ने अपने यंग मास्टर को इस हाई क्लास स्वयंवर के बारे में बताया। अब आहान हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता था, और असल बात तो ये थी कि वो ये सब होते हुए देखना भी नहीं चाहता था। शनाया आहान की बॉटम लाइन थी। अगर शनाया को मुश्किल हो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी थी तो आहान खामोश नहीं रह सकता था। लेकिन बात यह भी थी कि आहान अपनी असली पहचान रायजादा ग्रुप्स का नया वारिस इस तौर पर इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहता था। बात साफ थी, रायजादा छोटा नाम नहीं था। अगर उनके घर से कोई सब्जी लेने भी बाहर निकलता है तो वो न्यूज बन जाती थी। तो आहान के लिए नए वारिस होने की बात तो जंगल में आग की तरह फैल जाती। इसलिए आहान जब पुलिस को वहां भेजने के बारे में सोच रहा था, आहान को एक नई खबर मालूम पड़ी। रोहन कोहली, रूपल का सो कॉल्ड फियांसे, आहान से बदला लेने के लिए उस स्वयंवर में हिस्सा लेने वाला था। आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाजा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उनके दुश्मन नेगी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते थे, और आहान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। दक्ष नेगी ने प्राइड होटल में हुई एक एक बात आहान को बता दी। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। उसने दक्ष नेगी से कहा, आपने अच्छा काम किया है मिस्टर दक्ष नेगी। आहान के दिमाग में एक बात साफ थी, शनाया का नाम किसी और बड़े बैकग्राउंड से जोड़ना एक बड़ी गलती होती। वहीं अगर ये बात रोहन तक ही लिमिटेड रहती तो आहान इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकता था। खुद रोहन उससे डरता था, और रोहन बगावत करके बात बिगाड़ने की कोशिश भी करता, तो खुद कार्तिक कोहली आहान की बात के बाहर नहीं था। इसलिए आहान ने दक्ष को वहां बस बात को बनाने के लिए भेजा था। आहान की तारीफ सुनने के बाद दक्ष नेगी ने बहुत ही हम्बल होकर कहा, यंग मास्टर, मैंने तो बस वही किया था जैसा आपने करने को कहा था। इसमें आपको मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही दक्ष नेगी के बारे में भली बुरी बातें कही जा रही थी और वो अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं करता था, लेकिन दक्ष एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। उसे बिजनेस और अपने करियर की बहुत फिक्र होती रहती थी। जब आहान ने खुद उसे फोन करके अपनी मदद करने को कहा तो दक्ष नेगी बहुत खुश हो गया। वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए और अपने स्मार्ट डिसीजंस के लिए आहान को बहुत रिस्पेक्ट करता था। आहान को यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आहान ने कहा, मिस्टर दक्ष नेगी, आपको हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है, लेकिन अगर आप खुद समझदारी से कदम ना उठाते तो रोहन इतनी बड़ी कीमत देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसलिए थैंक यू सो मच। आहान इस वक्त रूपल के घर पर ही था। आहान लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। रूपल को कहीं जाना था और शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी, इसलिए आज उसे घर में आने में देर होने वाली थी। आहान के सामने इस वक्त रूपल और शनाया, इनकी एक बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई थी। उस फोटो में शनाया को देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने फिर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, उम्मीद है शनाया को इस बारे में कुछ पता नहीं चला होगा। उनके दिल पर क्या बीतेगी। शनाया की मॉम और सीमा बुआ जी ने मिलकर उन्हें बेचने की कोशिश की। ये जाने के बाद तो शनाया का दिल ही टूट जाएगा। सीमा बुआ जी का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मॉम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मजबूरी में क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ शनाया की फिक्र थी। जब आहान यही सब सोच रहा था, फोन की दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, मैं तो इसी बात का शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे वो सीमा गिल के बारे में कुछ पता चल गया है। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि वो मिसेस यामिनी गिल को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। दक्ष नेगी की ऐसी कौन सी सच्चाई का पता लग गया था। अब आहान आगे क्या करने वाला था। शनाया का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। जानने के लिए सुनते रहिए। उम्मीद है कि शनाया को सारे तमाशे के बारे में कभी ना पता चले। उनके दिल पर क्या बीतेगी। शनाया की मॉम और सीमा बुआ जी ने मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी। ये जानने के बाद तो शनाया का दिल ही टूट जाएगा।
सीमा बुआजी का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मॉम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक कई सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ शनाया की फिक्र थी। जब आहान यही सब सोच रहा था, फोन की दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, मैं तो इसी बात का शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि सीमा जी मिसेस यामिनी गिल को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। जैसे ही आहान ने दक्ष नेगी की कही ये बात सुनी, तो वो क्यूरियस होकर पूछने लगा, ब्लैकमेल करने की वजह? क्या वजह है? आहान ने पूछा, सीमा बुआजी के पास ऐसा क्या था जिसके दम पर वो मिसेस यामिनी गिल जैसी जिद्दी औरत को भीगी बिल्ली बना सकती थी? दक्ष नेगी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यंग मास्टर, वो बात ऐसी है कि आहान समझ गया कि दक्ष नेगी सच बताने से कतरा रहा था। देखिए, इस सब में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब जब आहान ने खुद ही दक्ष नेगी को इंसिस्ट किया, तो उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू किया। यंग मास्टर, वो बात ऐसी कुछ है कि मिस्टर शेखर गिल के साथ शादी होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल का मनोज शर्मा नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से प्यार करते थे, लेकिन फिर गिल खानदान का नाम सुनकर यामिनी जी ने मिस्टर शेखर से शादी कर ली। जब आहान ने ये बात सुनी, उसे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मनोज शर्मा के नाम का जिक्र सीमा बुआजी ने उस दिन किया था, और वो सुनते ही मिसेस यामिनी गिल के तोते उड़ गए थे। दक्ष नेगी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मिसेस यामिनी गिल ने शादी कर ली, तो उनको खोने के दुख में मनोज शर्मा तरह तरह के नशे करने लगा, यहाँ तक कि उसे जुआ खेलने की भी लत लग गई थी। इसी के चलते मनोज शर्मा के सर पर बहुत से लोगों का कर्जा हो गया। फिर जब मिस शनाया का जन्म हुआ, तो एक दिन कोई मिसेस गिल के घर पैसे मांगने आया। थोड़ी पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि मनोज शर्मा ने उनसे भी कर्जा ले रखा था। अब जब मिसेस यामिनी गिल की शादी बड़े और अमीर परिवार में हो गई थी, तो उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। मनोज शर्मा की हालत को देखने के बाद मिसेस यामिनी गिल से रहा नहीं गया, और उन्होंने अपने पुराने आशिक पर तरस खाकर धीरे धीरे उसके सारे कर्जे चुका दिए। और उसके बाद उन दोनों का ताल्लुक फिर से शुरू हो गया, कि अब कई सालों से चलता आ रहा है। और तभी सीमा जी को इस सब के बारे में पता चल गया, और इस राज का फायदा उठाकर उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दक्ष नेगी की पूरी शहर में बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसे सारी चीजों का पता लगाने में 1 घंटा भी नहीं लगा था। अब शनाया के बारे में सोचकर आहान को थोड़ी टेंशन हो रही थी। अपनी मॉम का ऐसा राज जानने के बाद शनाया को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, आहान ने अपने आप से ही कहा। फिर उसने फोन की दूसरी तरफ से सुन रहे दक्ष नेगी से कहा, देखते हैं इस मामले को कैसे निपटाया जा सकता है। मैं कुछ सोचता हूँ। वैसे मिस्टर दक्ष नेगी, मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। क्या आप किसी भरोसेमंद आदमी से कहकर मनोज शर्मा पर थोड़ी नजर रख सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वो आदमी शनाया के आसपास भी भटके। आहान का इरादा साफ था, शनाया को इतनी बड़ी बात बाहर से पता लगती तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता। मिसेस यामिनी गिल जितनी दिखती थी, उससे कई गुना ज्यादा बेरहम और शातिर थी। आहान के लिए इस राज का कुछ देर के लिए छिपा रखना ये एक रास्ता बचा था। जी यंग मास्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, कहकर दक्ष नेगी ने फोन कट कर दिया। उसके लिए तो ये बात बड़ी थी कि रायजादा ग्रुप का होने वाला मालिक और वारिस उन पर बहुत यकीन करता था, इसलिए आहान के साथ दोस्ती कायम रखने के लिए दक्ष नेगी इस काम को बहुत ही सावधानी से पूरा करना चाहता था। उधर आहान एक गहरी सोच में पड़ गया। पापा ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा है। इतने अच्छे इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? खुद की बीवी ने उन्हें ही धोखा दिया। इस बारे में तो सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। पता नहीं कि पापा को इस बारे में कुछ पता भी था या नहीं। कुछ देर तक वही सोचने के बाद आहान अपने कमरे में ही जाने वाला था कि रूपल के घर का दरवाजा बाहर से खुला। आहान ने अंदाजा लगा लिया कि शनाया वापस आ गई होगी। आहान ने पलटकर शनाया की तरफ देखा कि पूरा दिन स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के काम करने के बाद शनाया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, मगर शनाया की आंखें, उसकी आंखें लाल हो गई थी। आहान को लगा कि शायद जरूरी काम की वजह से शनाया की आंखें दर्द कर रही होगी, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या खाना चाहती हैं? मैं अभी बना देता हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपका डिनर तैयार कर देता हूँ। आहान की मुस्कान को देखकर शनाया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे गाल लगाते हुए बोली, आहान को अपने शर्ट पर शनाया के आंसू महसूस हो रहे थे। वो समझ गया कि शनाया ने वो आर्टिकल पढ़ लिया होगा और इसी वजह से रो रोकर अपना हाल बुरा भी बना दिया होगा। आहान ने अपने सीने से लगी शनाया के बाल सहलाना शुरू किया। आहान ने फिर शनाया से कहा, शनाया, आपको इतनी सी बात के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। लेकिन शनाया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी जोर जोर से सुनाई दे रही थी कि अब शनाया को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शनाया ने फिर रोते हुए आहान से कहा, इतनी सी बात? क्या ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए? तुम्हारे बारे में आर्टिकल में क्या छपा है और इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है आहान?
बुरे बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये सभी मॉम ने किया है। शनाया को इतना पैनिक होते हुए देखकर आहान ने कहा, आप खामखा परेशान हो रही हैं शनाया, आपको तो पता ही है मैं इन सब बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। आहान, सब कमेंट्स तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। शनाया सच में उदास हो गई थी। इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान, सबसे बेस्ट पति उसके सामने खड़ा था। बाहर लोग ही इस आहान को लालची, चोर, निकम्मा क्या कुछ नहीं कहकर बुला रहे थे। शनाया को यह सोचकर रोना आ रहा था। आहान ने जब शनाया की आंखों में उदासी देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, शनाया, लोग जो चाहे कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको मैं बुरा नहीं लगता तब तक मैं ठीक हूँ। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, वो सारे कमेंट करने वाले लोग, शिमला के अमीर खानदान और यहाँ तक मिसेस यामिनी गिल उसके बारे में क्या सोचती थी, इस सब से भी आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सारे लोग उसकी जिंदगी में जरूरी नहीं थे, इसलिए वो बहुत शांत था। जब शनाया ने आहान की कही हुई बात सुनी तो उसका रोना रुक गया। शनाया ने फिर से आहान के सीने में अपना सर छुपाते हुए आहान से धीमी आवाज में पूछा, आहान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? आहान ने पहले तो यह सवाल सही से नहीं सुना, लेकिन एक सेकंड के बाद जब आहान ने शनाया की बात को समझने की कोशिश की, उसको पता चल गया कि शनाया क्या पूछ रही थी। आहान के चेहरे पर जो हंसी छाई हुई थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसने शनाया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट है, बहुत साफ दिल की हैं, और हाँ, मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत कहता है तो आपको गुस्सा आ जाता है या फिर आप रोने लगती हैं। आहान की बात को सुनकर शनाया को अपने दिल में तितलियां उड़ते हुए महसूस होने लगी। एकदम से रोते हुए शनाया स्माइल करने लगी। इस जवाब को सुनकर शनाया इतनी मुस्कुरा रही थी कि शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए थे। लेकिन फिर उसने आहान के बाजू पर हल्के से चपट लगाते हुए बोला, आहान, तुम्हें क्या लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी? सच सच बताना, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? एकदम से शनाया के चेहरे पर छाई हुई मुस्कान गायब हो गई थी। आहान ने जब यह सवाल सुना तो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, नहीं तो मैं फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों करूंगा? यह सुनकर शनाया को राहत मिली। मैं तो सच में फ्लर्ट कर रहा था। आप मेरी वाइफ हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना तो बनता है। अब खुशामद की हद पार हो गई थी। शनाया आहान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो इतना ब्लश करने लगी कि उसने आहान को छोड़ा और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। शनाया को ऐसे शर्मीले रिएक्शन को देखकर आहान हंसने लगा। उसने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, शनाया, आप तो नजरें चुरा रही हैं। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? यहाँ देखिए मेरी तरफ। ये कहते हुए आहान शनाया के हाथ को इस तरह हिलाने लगा मानो कोई बच्चा जिद कर रहा हो। शनाया भी स्माइल करने लगी। शनाया ने नाराज होने का नाटक करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं देख रही। मैंने तुमसे एक सीधा सिंपल सवाल किया था, लेकिन बजाय इसके तुम मुझे सही जवाब देते, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अब सच बताओ, मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? इतनी कदर क्यों है तुम्हें मेरी? जब आहान ने शनाया को पहली बार देखा था वो दिन आहान को धुंधला सा याद आ गया। आहान ने अपनी तरफ पीट करके खड़ी शनाया को पीछे से गले लगा लिया और बोला, क्योंकि आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। अगर आप उस दिन किसी एंजल बनकर ना आती तो मैं मर चुका होता। आहान और शनाया 3 साल पहले की उस रात को याद करने लगे जब आदित्य रायजादा के कुछ कहने पर कुछ गुंडे आहान की जान लेना चाहते थे। आहान बिना रुके 4 दिन तक उनसे भागता रहा। दिल्ली की ट्रेन में छिपकर किसी ट्रक के ड्राइवर से लिफ्ट लेकर यहाँ वहां छिपके आहान शिमला पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो गुंडे आहान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने मिस्टर शेखर गिल से अपनी जान की भीख मांगी। जब आहान भागते हुए मिस्टर शेखर गिल से टकराया तो वो आहान को घर लेकर आए। पहले ही सभी भाइयों में शेखर गिल की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। ऊपर से घर पर किसी अजनबी को देखकर अपने नखरेल बर्ताव के चलते मिसेस यामिनी गिल नाराज हो गई और जख्मी और बीमार आहान को घर से बाहर निकालने को कह दिया। उनकी डांट सुनकर मिस्टर शेखर गिल एक ही पल के लिए पीछे हट गए, मगर तब शनाया ने आगे आकर अपनी मॉम से लड़कर आहान की जान बचाने का फैसला किया था। उसके बाद डॉक्टर को बुलाने से लेकर आहान को दवाइयां देने तक आहान की हर बात का ख्याल शनाया ने खुद रखा था। ऐसी बात नहीं थी कि शनाया को आहान पसंद आ गया था या फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, मगर सिर्फ इंसानियत के नाते शनाया ने 1 महीने तक आहान का पूरा ख्याल रखा था। तभी से आहान के लिए शनाया उसकी जान बचाने वाली एंजल थी, जिसे वो पहली नजर में ही प्यार करने लगा था। एकदम से शनाया को कुछ याद आया और वो आहान की तरफ देखकर बोली, आहान, तुम उस रात किससे भाग रहे थे? आहान उस रात किससे भाग रहा था? अब आहान क्या कहेगा? क्या वो शनाया को अपनी असली पहचान के बारे में बता देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जब आहान बीमार और जख्मी था तब डॉक्टर को बुलाने से लेकर आहान को दवाइयां देने तक का काम और उसकी हर बात का ख्याल शनाया ने खुद रखा था। तभी से आहान के लिए शनाया उसकी जान बचाने वाली एंजल थी, जिससे वो पहली नजर में ही प्यार करने लगा था।
शनाया के ख्याल से तो आहान अब रायजादा परिवार से बदला लेने के बारे में भी भूल गया था। आहान के ठीक होने के बाद जब शेखर गिल ने कुछ वक्त उसके साथ बिताया, आहान को पसंद करने लगे और उन्होंने अपनी बेटी शनाया को आहान से शादी करने को कहा। जब शनाया और आहान ये सब याद कर रहे थे, उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इस वक्त आहान ने शनाया को पीछे से गले लगाकर रखा था। शनाया ने आहान के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और हंसते हुए उससे बोली, आहान, तुम उस वक्त बहुत नाजुक हालत में थे। मैं तो हर दिन के साथ ज्यादा डरने लगी थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन तुम ठीक हो गए। तब किसने सोचा था कि एक दिन हम दोनों शादी करके उन दिनों को याद करेंगे। एकदम से शनाया को कुछ याद आया और वो आहान की तरफ देखकर बोली, आहान, तुम उस रात किससे भाग रहे थे? शनाया के इस सवाल को सुनकर आहान के चेहरे की हंसी गायब हो गई। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शनाया से क्या कहे। शनाया ने फिर पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानती हूँ कि हमेशा से तुमने मेरे इस सवाल को टालने की कोशिश की है। कभी मुझसे, मॉम से और यहाँ तक कि पापा से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब बदल गया है। आहान, तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो। आहान जानता था कि शनाया हमेशा से आहान से यह सवाल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में ज्यादा बात ही नहीं होती थी। शनाया गलत नहीं थी। आहान ने अपने परिवार का कभी जिक्र ही नहीं किया था। आहान जानता था कि आज हो या कल उसे जवाब देना पड़ेगा ही। उसने शनाया से हिचकिचाते हुए कहा, वो शनाया, बात ऐसी है कि। लेकिन इससे पहले आहान असल बात शुरू कर पाता, शनाया का फोन बजने लगा। शनाया ने झुंझलाते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा। मॉम, आप मुझे ये क्यों कॉल कर रही हैं? पिछले कुछ दिनों से मिसेस यामिनी गिल शनाया को कई बार कॉल कर चुकी थी और हर बार शनाया उनकी कॉल को नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन आज आहान ने शनाया को बिना कुछ कहे कॉल उठाने का इशारा किया। जैसे ही शनाया ने फोन को अपने कानों से लगाया, उसे अपनी मॉम की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। शनाया, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, खुशखबर देनी है। ये बात सुनकर शनाया ने नाराज होकर कहा, कैसी खुशखबर? शनाया जानती थी कि उसकी मॉम ये सब सिर्फ उसे घर वापस बुलाने के लिए कर रही थी, लेकिन शनाया ने अपना मन बना लिया था। जब तक मिसेस यामिनी गिल आहान से माफी नहीं मांगने वाली थी, शनाया घर नहीं लौटने वाली थी। मिसेस यामिनी गिल ने आगे से बहुत ही शनाया को खुश लगते हुए कहा, शनाया, मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है? और खुशी की बात तो यह है कि वो बहुत अमीर है, हैंडसम है और हमारी बराबरी का है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि वो लड़का तुम्हारे उस निकम्मे आहान से कई गुना ज्यादा अच्छा है। मिसेस यामिनी गिल की कही ये बात सुनकर शनाया की बोलती ही बंद हो गई। क्या क्या आप पागल हो गई है? बजाय आहान से माफी मांगने के आप मेरी शादी दूसरी से कराना चाहती हैं? हद है। शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान समझ गया कि मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से क्या कहा होगा। शनाया अपने गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था कि मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे किसी दूसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। शनाया ने अपनी बात बहुत ही सटीक अंदाज में कही थी। जब मिसेस यामिनी गिल ने शनाया का जवाब सुना तो दूसरी तरफ से चीखते हुए बोली, शनाया, क्या तुम अपने दिमाग से हाथ धो बैठी हो? उस निकम्मे लड़के में ऐसा क्या है? ना ही वो तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है और ना ही तुम्हें खुशियां दे सकता है। क्या है उस आहान के पास? ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना नाम, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। अब शनाया ने सीधा सीधा जवाब देकर कहा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मेरा ख्याल रखता है। इस शादी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शनाया के इस जवाब को सुनकर आहान का दिल पिघलने लगा था। शनाया आजकल हर बात पर आहान का साथ देती थी और ये बात आहान को बहुत सुकून दे रही थी। लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को डांट लगाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या शनाया? क्या खुश रहकर तुम्हारा पेट भर सकता है? वो आहान तुम्हें क्या ही दे सकता है? क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए किसे ढूंढा है? अब शनाया का सब्र जवाब दे गया, मैं नहीं जानना चाहती हूँ मॉम। ये सुनने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल खामोश नहीं रही। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो सुनो, उस लड़के का नाम रोहन कोहली है। बाहर जाकर उस लड़के के बारे में थोड़ी पूछताछ करो। वो लड़का शिमला में कार्तिक कोहली का भतीजा है। आगे जाकर सिर्फ कोहली खानदान के बिजनेस ही नहीं, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को भी वही संभालेगा। देखो शनाया, रोहन कोहली से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इस जन्म में आराम से जिंदगी बिता सकोगी। अगर ये सब शनाया की जगह किसी दूसरी लड़की ने सुना होता तो शायद बहुत खुश हो जाती, मगर शनाया को ये सब किसी बकवास से कम नहीं लग रहा था। शनाया ने रूड होते हुए कहा, मॉम, क्या आपकी बकवास हो गई है? पर मिसेस यामिनी गिल को अब चिढ़ मचने लगी थी। शनाया, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं? मिसेस यामिनी गिल ने अपने बेटे के लिए स्वयंवर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि सिर्फ शनाया के लिए वो सीमा बुआ जी को भी सहन कर रही थी, और ये सब करने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की बेटी उन्हें बकवास न करने को बोल रही थी। शनाया ने अपनी बात पर अड़े रहकर कहा,
मॉम, मेरा मतलब साफ है, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई है तो मैं फोन रख रही हूँ। शनाया ने ये बात कहकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद कर दी, लेकिन फिर उन्होंने गुस्से से आग बबूले होते हुए शनाया से कहा, बेशरम लड़की, क्या तुम जानती हो कि कैसे रोहन कोहली जैसे अमीर दामाद को ढूंढने के लिए मैंने मेहनत की है? शनाया ने अब फोन को अपने कानों से हटाया और बोली, इस सब का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है मॉम। और शनाया ने बिना कुछ सोचे कॉल काट दिया। मिसेस यामिनी गिल इस समय इतने गुस्से में थी कि उनकी सांस भारी हो रही थी। शनाया, क्या यह लड़की अपना दिमाग कहीं बेच कर आई है? इतने बड़े खानदान के बेटे से शादी करने के लिए मना कर रही है? क्या कमी है रोहन कोहली में? अच्छी रेपुटेशन, ढेर सारा पैसा और ऊपर से बहुत ही गुड लुकिंग भी है। लेकिन नहीं, शनाया को तो बस उस कचरे के डिब्बे के साथ ही रहना है। पागल लड़की। सीमा बुआजी ने शनाया को कोसते हुए कहा, हर वो लड़की जिसके पास थोड़ा दिमाग होता वो सामने आए हुए रोहन कोहली के शादी के प्रपोजल को ऐसे रिजेक्ट न करती। यही सोच सोचकर सीमा बुआजी और यामिनी गिल का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, ये सब उस निकम्मे आहान की वजह से हो रहा है। जरूर उसने शनाया को अपने बस में किया हुआ है, वरना मेरी समझदार लड़की कभी ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। अगर मुझे पहले पता होता कि वो कचरे का डिब्बा आगे जाकर मेरे लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा करने वाला है तो मैं 3 साल पहले उसे वैसे ही मरने देती, लेकिन अपने घर में ना घुसने देती। आहान ही उनकी सारी मुश्किलों को पैदा कर रहा था, लेकिन यह समय थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल था। वो वक्त बर्बाद करते हुए बस आहान को कोस नहीं सकती थी, इसलिए सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। कुछ देर तक सोचने के बाद सीमा बुआजी की आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने भाभी की तरफ देखते हुए बोला, यामिनी भाभी, आपकी बात तो सही है, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे खुद शनाया रोहन कोहली से मिलने के लिए मान जाएगी, ताकि आहान को भी धक्के मार के हम सबकी जिंदगी से निकाल सकते हैं और साथ ही शनाया की दूसरी शादी भी करा सकते हैं। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननद की कही ये बात सुनी तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई। उन्होंने सीमा बुआजी की तरफ देखते हुए आंखों में सवाल लेकर देखा और बोली, सीमा दीदी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया ने तो खुद ही आने से मना कर दिया है। मिसेस यामिनी गिल की बात सुनकर सीमा बुआजी का मुंह बन गया। उन्होंने यामिनी गिल की तरफ देखा और उनसे कुछ कहा, भाभी, शनाया ने वापस आने के लिए क्या शर्त रखी थी? बस आसान है, अगर शनाया को वापस बुलाना है तो हमें उसकी रखी हुई शर्त को तो पूरा करना ही पड़ेगा। सीमा बुआजी ने यह बात बहुत ही अजीब तरह से कही थी, इस अंदाज में मानो वो मिसेस यामिनी गिल को चिढ़ा रही थी। सीमा बुआजी की कही इस बात को सुनकर मिसेस यामिनी गिल आग बबूला हो गई। शनाया ने वापस आने के लिए एक ही शर्त रखी थी कि मिसेस यामिनी गिल खुद अपने निकम्मे दामाद आहान से जाकर माफी मांगे। जब मिसेस यामिनी गिल को शनाया के वो शब्द याद आए तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपनी इस चालाक और शातिर ननद की तरफ देखकर मिसेस यामिनी गिल ने दांत पीसते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप भी शनाया की तरह पागल हो गई हैं? आपको क्या लगता है कि मैं उस निकम्मे कचरे के डिब्बे से माफी मांगने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मिसेस यामिनी गिल इस बात पर अड़ गई कि वो आहान से माफी नहीं मांगने वाली थी। अब तक जो टेढ़ी स्माइल सीमा दीदी के चेहरे पर आई हुई थी वो अब नफरत में बदल गई। उन्होंने अपने भाभी से कुछ याद दिलाने का फैसला किया और बोली, भाभी, क्या आप भूल रही हैं कि रोहन कोहली का वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड अभी भी हमारे पास है? अगर कल तक शनाया उसके घर नहीं गई तो हमारे हाथ से 50 करोड़ रुपए चले जाएंगे। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो एक बार के लिए 50 करोड़ भी चले गए लेकिन वो आहान के सामने झुकने वाली नहीं थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपने दांत पीसते हुए निकम्मे दामाद से बहुत नफरत की थी। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना सीमा बुआजी से कहा, देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। वैसे भी अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं है। मिसेस यामिनी गिल के इस रवैये को देखकर सीमा बुआजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी, आपसे किसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ है? और वैसे भी आपसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। अब मिसेस यामिनी गिल क्या करेंगी? क्या वो सीमा बुआजी की धमकी से डरकर आहान से माफी मांग लेंगी? जब शनाया को इस सब का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना कहा, देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट अब तक साइन नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कहकर आप मुझे उस आहान से माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मिसेस यामिनी गिल अपने इस डिसीजन पर फर्म थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आहान से माफी नहीं मांगने वाली थी। अपनी यामिनी भाभी के इस रवैये को देखकर सीमा बुआजी को गुस्सा आ गया। इनके साथ मैंने थोड़ा अच्छा सुलूक क्या किया, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई। भाभी भी ना कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगी। अभी इन्हें उनकी जगह दिखाती हूँ, सीमा बुआजी ने मन ही मन में कहा। फिर उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा,
भाभी, आपको किसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? सीमा बुआ जी का किया हुआ ये खुलासा सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल दंग रह गई हैं। फिर उन्हें याद आया कि चेक साइन करने के नाम पर रतन ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स पर उनकी साइन ली थी। ये बात याद आने के बाद मिसेस यामिनी गिल अपने आप पर ही गुस्सा हो रही थी। अपने भाभी के चेहरे पर आए हुए इन सारे एक्सप्रेशंस को नोटिस करने के बाद सीमा बुआ जी के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, और वैसे भी आपसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक छोटे से क्लिक से आपके कई सालों से छिपाए हुए राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि आप और आपकी बेटी चैन से कैसे जीती हैं। मिसेस यामिनी गिल को कैसे डराना था और उनसे अपनी बात को कैसे मनवाना था, ये अब सीमा बुआ जी अच्छे से जान चुकी थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की ये धमकी सुनी तो उनके पसीने छूटने लगे। सीमा दीदी, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी शनाया से बात करती हूँ और जरूरत पड़ने पर आहान से माफी भी मांग लूंगी। मिसेस यामिनी गिल के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उन्होंने डरते डरते शनाया को कॉल लगाया। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि वो चाहती थी, उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन में कहा, यामिनी भाभी, आप तो जानती हैं, अगर घी सही उंगली से ना निकाले तो उंगली को टेढ़ा किया जा सकता है, और ये सीमा अच्छे से जानती है। आपका जो राज मुझे पता चला है ना, उसके बल पर मुझे तो पूरा शिमला खरीद सकती हूँ मैं। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल की कॉल को गुस्से से काटने के बाद शनाया परेशान हो गई थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मॉम अपनी शादीशुदा बेटी के लिए कोई दूसरा आदमी कैसे ढूंढ सकती थी। शनाया ने गुस्से में आकर अपने आप से ही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में मॉम से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं हर बार उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश करती हूँ और वो हर बार बस एक ही रट लगाकर बैठी जाती हैं। आहान को छोड़ दो, आहान को डिवोर्स दे दो, हद है यार। जब शनाया ये सोच रही थी, एकदम से उसे आहान का ख्याल आया। शनाया ने आसपास देखा तो आहान कहीं नहीं था। शनाया परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद मिसेस यामिनी गिल की बातों को सुनकर आहान अपसेट हो गया था। तभी शनाया ने किचन में आकर आहान को देखा। आहान वहां बड़े ही डेडिकेशन और खुशी के साथ शनाया के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर शनाया भी एक सेकंड में अपनी मॉम के बारे में भूल गई और आहान के पास चली गई। आहान, तुम क्या बना रहे हो? जब आहान ने शनाया की आवाज सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और अपनी कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए शनाया से कहा, आप दिन भर काम में बिजी थी तो आपको भूख भी लगी होगी ना। मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बना देता हूँ, इसलिए मैं ये खिचड़ी और कढ़ी बना रहा हूँ। आहान को अपने बारे में इतना सोचते हुए देखकर शनाया के दिल में नरमी छा गई। तुम बहुत ही अच्छे हो आहान, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो। शनाया का फोन एक बार फिर से बजने लगा और इस बार भी स्क्रीन पर उसकी मॉम का नाम फ्लैश हो रहा था। शनाया ने परेशान होकर कहा, क्या मॉम को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उनके साथ बात नहीं करनी है? बार बार कॉल कर रही हैं। शनाया की शिकायत को सुनकर आहान समझ गया कि मिसेस यामिनी गिल शनाया को रोहन कोहली से मिलने के लिए जिद कर रही होंगी। आहान ने कुछ सोचा और शनाया से कहा, शनाया, आपको मॉम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात कर लीजिए, हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ गया हो। वैसे तो शनाया कॉल काटने वाली थी, मगर आहान की बात को मानते हुए शनाया ने कॉल उठा लिया और बाहर चली गई। इससे पहले कि शनाया कुछ कह पाती, मिसेस यामिनी गिल ने भावुक होकर कहा, शनाया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। प्लीज मुझसे बात करो बेटा। वैसे तो शनाया इस बार भी अपनी मॉम पर गुस्से से भड़कने वाली थी, लेकिन फिर जब शनाया ने उनसे सॉरी सुना तो उसकी नाराजगी कम हो गई। शनाया बेटा, मुझे हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मेरा इस दुनिया में शेखर और तुम्हारे अलावा है ही कौन? इसी वजह से मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। तुम समझ रही हो ना शनाया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मिसेस यामिनी गिल को कोई दिखावा नहीं करना था। उनकी कही हर बात सच थी और इसीलिए शनाया का भी दिल पिघल गया। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं, आपको मेरी फिक्र होती है। हाँ, ये सब जायज भी है, लेकिन मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ, मैं आहान को नहीं छोड़ना चाहती। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मॉम, अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है तो प्लीज मेरी खातिर आहान को एक मौका देकर देखिए। आई नो कि आपकी अपने दामाद से जो उम्मीदें हैं वो आहान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है मॉम। वो पूरे दिल से हमारे लिए सब कुछ करता है। हमेशा की तरह इस बार भी जब मिसेस यामिनी गिल ने शनाया की इन वकालत वाली बातों को सुना तो उनकी नाक सिकुड़ गई। आहान की तारीफों के जो पुल शनाया बांध रही थी, मिसेस यामिनी गिल उन पुलों को ही तोड़ना चाहती थी। वो शनाया को चुप कराने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि सामने खड़ी सीमा बुआ जी ने घूर कर मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा। एकदम से वो सारी धमकियां मिसेस यामिनी गिल को याद आ गई और उन्होंने अपने जज्बातों को दिल में ही रखा। फिर मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और शनाया से बोली, ठीक है बेटा, मैं एक बार आहान को मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये बात मिसेस यामिनी गिल ने बेमन से कही थी,
लेकिन इन शब्दों को सुनकर शनाया ने अपने कानों पर यकीन कर लिया था। वैसे उसको हो नहीं रहा था, फिर भी वो बहुत खुश हो गई थी। फाइनली मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी के दिल की बात समझ गई थी। शनाया अब दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। एकदम से उसे कुछ याद आया। डार्लिंग, जब भी कोई अपनी राय के खिलाफ कुछ कहे तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो इंसान कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर तुम्हें वो बेवकूफ बनाकर फंसाना चाहता है। ये बात रूपल ने शनाया से कही थी। एकदम से जो खुशी शनाया की आंखों में मचल रही थी वो शांत हो गई। शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं मॉम की इस बात पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती। मुझे उन्हें टेस्ट करना होगा। मैं अपनी ही माँ के हाथों बेवकूफ नहीं बनना चाहती। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था और बोली, आप आहान को एक मौका देना चाहती हैं तो फिर क्यों ना ये नई शुरुआत माफी मांगने से की जाए। आप आहान से सॉरी कह दो। शनाया अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानती थी। मिसेस यामिनी गिल माफी मांगने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। उनका मानना यह था कि अगर तुम गलती भी करो तो खामोशी से इस गलती को नजरअंदाज करो। माफी मांगना कमजोर लोगों की निशानी है। ये बात उन्होंने बचपन से शनाया को सिखाई थी, मगर शनाया ने हमेशा इस बात को न मानना ही सही समझा था। आज शनाया इसी सीख का इस्तेमाल करके अपनी मॉम की टेस्ट लेने वाली थी। जैसे कि शनाया ने सोचा था, माफी मांगने का सुन के मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। अगर बात उनकी मजबूरी की ना होती तो वो कभी भी शनाया की इस बात पर हामी नहीं भरती। लेकिन सीमा बुआ जी ने जो धमकी दी थी उससे डरकर मिसेस यामिनी गिल तुरंत मान गई। उन्होंने शनाया से हामी भरकर कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम कल आहान के साथ घर आ जाओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। बात साफ थी। शनाया की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मॉम से सवाल करते हुए कहा, मॉम सच सच बताइए, क्या हुआ है? क्या आप मुझे घर बुलाने के बाद कुछ और करने वाली हैं जिसे आप मुझसे छिपा रही हैं? क्योंकि फोन स्पीकर पे था, सीमा बुआ जी ने भी ये बात सुन ली। जब शनाया ने शक के साथ मिसेस यामिनी गिल से ये सवाल किया तो सीमा बुआ जी समझ गई कि शनाया को कुछ तो पता था। दोनों ननंद भाभी के चेहरे का रंग उतर गया। मिसेस यामिनी गिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने हकलाते हुए शनाया से कहा, अब नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छिपाने लगी? शनाया भी अपनी मॉम की नस नस से वाकिफ थी। उसने फिर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं और आहान घर वापस नहीं आएंगे। आप भी मुझे कॉल मत करिएगा। शनाया वैसे तो कॉल नहीं काटने वाली थी। उसने बस अपनी मॉम को डराने के लिए ये कहा था। वो जानती थी कि बात खत्म हो जाने पर डर से मिसेस यामिनी गिल सब कुछ सच बता देंगी, और वैसा ही हुआ। मिसेस यामिनी गिल ने घबराते हुए लेकिन जल्दबाजी में शनाया के साथ कहा, वो शनाया रुको, मैंने रोहन कोहली से पैसे लिए हैं। पैसे का जिक्र सुनकर ही शनाया का रंग उड़ गया। कितने पैसे? मिसेस यामिनी गिल जानती थी कि बात बाहर आ चुकी थी, तो छिपाने की कोशिश करने के लिए फिर से झूठ कहने से बात बिगड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने शनाया से सच कहा, 50 करोड़। 50 करोड़? शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये कोई मजाक चल रहा था? शनाया ने सोचा कि किसी से शादी करने के लिए वो लड़का 50 करोड़ क्यों देगा? भले ही कितना अमीर क्यों ना हो, लेकिन एक शादीशुदा लड़की से शादी करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। शनाया ने गुस्से भरे अंदाज में सवाल करते हुए कहा, क्या आपने अपनी बेटी को ही बेच दिया है मॉम? शनाया जवाब जानती थी, मगर फिर भी ये सवाल करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। अपनी बेटी के इस सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए शनाया से झूठ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शनाया जवाब जानती थी। उसने गुस्से से चीखते हुए अपनी मॉम से कहा, अगर ऐसा नहीं है तो वो 50 करोड़ उस रोहन कोहली को वापस कर दीजिए। शनाया की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने सिसकियां लेते हुए कहा, शनाया बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। अगर तुमने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो वो मुझे जाने नहीं देगा। मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा बेटा। शनाया के लिए एक और बड़ा झटका था। आज के दिन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही थी। शनाया ने गुस्से से अपने फोन को कानों से दूर किया, लेकिन वो कॉल को काट नहीं पाई। अब आगे शनाया क्या करने वाली थी? क्या वो रोहन कोहली से मिलने जाने वाली थी या फिर अपनी माँ को उनकी गलतियों की सजा देने वाली थी? इन सब में टूटी हुई शनाया को आहान कैसे संभालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए